नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आमतौर पर विदेश नीति और देश की सुरक्षा, जी हां, देश की विदेश नीति और देश की सुरक्षा, इन दो मसलों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग रही है, एक तरह की समझ रही है कि इन मुद्दों पर देश के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये शुरू से ही रहा है कि भाई विदेश नीति जो है उसको लेकर और देश की सुरक्षा, इनको लेकर राजनीति कतई ना हो। लेकिन बीते कुछ समय से, या कह सकते हैं बीते कुछ सालों से, विदेश नीति को लेकर के और देश की सुरक्षा को लेकर भी खूब खुलकर जो है राजनीति हो रही है। इस राजनीति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला देश की जनता करने का इसको हक है और देश की जनता देखती भी है। लेकिन क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं है कि देश में विपक्ष विदेश मंत्री की समझ पर ही सवाल उठाए कि विदेश मंत्री को दरअसल इन मसलों की समझ नहीं है, विदेश नीति की समझ नहीं है, या फिर रक्षा के क्षेत्र में सेना जो कहे, सेना के बयानों पर भी बार बार सवाल उठा दिए जाएं, प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाएं। यह हम बीते कई सालों से देख रहे हैं, इस देश में चल रहा है। राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी अक्सर जो है ये कहते रहे हैं कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चीन से डरती है, चीन ने अवैध कब्जे कर लिए हैं, विदेश मंत्री को चीन के मसलों की समझ नहीं है। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि भारत की जो विदेश नीति को चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, अलग अलग देशों में तैनात रहते हैं, कहा कि ये जो अधिकारी हैं ये दरअसल अभिमानी हो गए, किसी की सुनते नहीं है। ऐसा कई बार जो है इस तरह की चर्चा पब्लिक डोमेन में हो चुकी है। लेकिन देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन तमाम मसलों पर आज खुल करके अपनी बात रखी। यह भी बड़ा दिलचस्प है कि विदेश मंत्री जो भारत के हैं, या भारत के जो भी अब तक विदेश मंत्री रहते हैं, आमतौर पर राजनीतिक टिप्पणियों से वो बचते हैं। लेकिन शायद जो है पानी सर के ऊपर चला गया था, या फिर एस जयशंकर जो हैं एक अलग तरह के विदेश मंत्री हैं, हर बात का जवाब जो है वो देना जानते हैं। ये कारण है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जो तमाम आरोप थे, जो तमाम सवाल जो पब्लिक डोमेन में जो विदेश नीति को लेकर के, चीन को लेकर के, इस तरह के, और खुद उनकी समझ पर जो तमाम सवाल उठाए गए, उनका खूब खुलकर बेबाकी से जवाब दिया है। इसीलिए आज दो टूक का मेरा जो शीर्षक है वो है जय शंकर। जी हां, जय शंकर। और जब मैं कह रहा हूं जय शंकर, तो मैं भगवान शिव की आराधना नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनका नाम है जयशंकर। तो वही मेरा आज का शीर्षक है, एस जयशंकर ने राहुल गांधी के 100 वार और जयशंकर का पलटवार। आज दो टूक में इसी पर होगी बड़ी बहस, और इस बड़ी बहस में मैं आपको एस जयशंकर जो हैं उनका जो पूरा इंटरव्यू था, बड़ा इंटरव्यू है, उससे जुड़ी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि उन्होंने दरअसल क्या कुछ कहा इस इंटरव्यू के दौरान, और उसको लेकर के जो तमाम सवाल देश में उठ रहे हैं उसको लेकर के अपने मेहमानों से सवाल जवाब भी होगा। क्योंकि एस जयशंकर ने सिर्फ चीन के मसले पर नहीं, बल्कि कई और मसले पर भी, जैसा मैंने कहा, बड़ी बेबाकी से, एक लंबा इंटरव्यू है, इसमें बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी है। चीन भारत में घुस आया है, या उसने पेंगोंग झील पर जो है पुल बना लिया है, इस मसले का भी जो है उन्होंने खूब खुलकर जो है जवाब दिया है। और दूसरी तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हाल ही में जो विवाद हुआ, आपको याद होगा, ध्यान होगा अच्छी तरह से, इस पर हम दो टूक में डिबेट भी कर चुके हैं। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, अचानक से एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, और उस डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट जो है 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा होता है। वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुना चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट ऐसा लगता है कि बीबीसी की कोशिश अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
घेरने की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर या गुजरात दंगों को लेकर उन पर वही सवाल उठाने की रही जो पिछले कई सालों से, एक दशक से ज्यादा समय से विपक्ष जो है लगातार उठाता रहा है। तो उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी अपनी बात रखी और इसके अलावा जॉर्ज सोरोस, जी हां, अमेरिका का पूंजीपति, उस पर भी हमने दो टूक में डिबेट की थी। अमेरिका का अरबपति पूंजीपति जिसने भारत के को लेकर के एक विवादित बयान दिया जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया था, उसको लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर बात की। और उन्होंने जो दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा अभी भारत में तो चुनाव के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि 2024 का चुनाव जो है अभी दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क और लंदन में, जी हां, न्यूयॉर्क और लंदन में चुनाव की, भारत के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इशारा साफ है कि अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना रही है, जॉर्ज सोरोस बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। इन तमाम मसलों पर होगा दो टूक, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। भारत की विदेश सेवा से जुड़े लोग अभिमानी हो गए हैं, वे किसी की नहीं सुनते। विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन के मसले पर अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। ये और ऐसे तमाम न जाने कितने बयान अब तक राहुल गांधी दे चुके हैं। राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। राहुल के निशाने पर भारत के विदेश मंत्री और भारत की विदेश नीति होती है। राहुल गांधी के 100 वार और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया जोरदार पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एक इंटरव्यू में विस्तार से इन सभी मुद्दों पर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने चीन से लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस को लेकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए एस जयशंकर ने कहा, हम चीन से नहीं डरते, न ही हमारी नीति रक्षात्मक है। इस समय भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा जवानों की तैनाती चीन की सीमा पर है और ये सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी है, कांग्रेस नेता ने नहीं। This narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay? And we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times in this government. So now tell me who's the defensive accommodative person? इन आरोपों पर कि चीन ने पेंगोंग झील पर पुल बना लिया है, विदेश मंत्री ने कहा कि ये जिस क्षेत्र में पुल बनाया गया, चीनी पहली बार उस क्षेत्र में साल 1958 में आए थे और वो क्षेत्र 1962 के युद्ध के बाद से चीन के अवैध कब्जे में है। तो क्या आप साल 1962 में चीन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र का दोष साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे? They are deliberately misrepresenting the situation. I give you 2 very specific examples of that. You remember that ho halla which happened on a bridge? They were building a bridge in Pangong Tso. Yeah. When did that area actually come under Chinese control? The Chinese first came there in 1958 and Chinese captured it in October 1962. Now you're going to blame Modi government in 2023 for constructing a bridge which the Chinese captured in 1962? And you don't have the honesty to say that is where it happened. Or let me give you another example. These border villages. Now there were border villages which have come up in areas which the Chinese actually, in Longju, there was a clash and it's not a secret, at that time it was hotly debated in India, in the parliament, in the media. So what happens, you do the smoke and mirrors, say, oh, there's something happening here. It's almost like 1962 never happened. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस के बयान को
2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़ते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। We are not debating just a documentary or a speech that somebody gave in a European city or New York. a newspaper edit somewhere. We are debating actually politics which is being conducted ostensibly as media, as so there is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. But you'll do a hatchet job. Then you want to do a hatchet job and say, well, this is just another quest for truth which we decided after 20 years to put out at this time. So I mean, come on, you think the timing is accidental? But let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. तो यह रिपोर्ट थी और इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा होगी। और मेरा आज का दो टूक का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक का मेरा सवाल, जिस पर आज की इस चर्चा को, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, राहुल के प्रहार, जयशंकर का पलटवार, किसमें कितनी धार। जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। राहुल के प्रहार, जयशंकर का पलटवार, किसमें कितनी धार, ये मेरा सवाल है। और मेरे साथ इस चर्चा में जो 4 मेहमान जुड़ेंगे, फिलहाल मुझे जानकारी मिली है 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। मेरे साथ जो है अशोक सज्जनहार जी जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं अशोक सज्जनहार जी। और मेरे साथ तीसरे मेहमान जो हैं ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के जुड़ने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं अशोक सज्जनहार जी आप ही से करना चाहता हूं। आपने ये आरोप भी सुने हैं और आपने ये पलटवार भी सुना विदेश मंत्री एस जयशंकर का। मोटे तौर पर जो है विदेश मंत्री जो है वो माना जाता है गैर राजनीतिक। मैं उसके कंटेंट पे भी चर्चा करूंगा जो उन्होंने पूरे भाषण में अपने इंटरव्यू में कहा है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि विदेश मंत्री जो हैं वो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं और राजनीतिक मसलों पर जो है बात नहीं करते, ज्यादातर इंटरव्यू तो देना बड़ी दूर की बात मानी जाती है। लेकिन ये जो आज एस जयशंकर का जो इंटरव्यू था, कैसे आप देखते हैं इसको? मेरे विचार से देखिए, इस इंटरव्यू की बहुत जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ इतनी ज्यादा अफवाहें उड़ रही हैं, बातचीत हो रही है, बेबुनियाद बातचीत होती है बहुत चीजों पर। और जैसे आपने पहले कहा अशोक जी, ये चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो या देश की विदेश नीति का मामला हो, उसमें सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आपकी जो राजनीति है, अंदरूनी राजनीति है, उसके ऊपर आप करिए, अर्थव्यवस्था क्या है, क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स वगैरह क्या हो रहे हैं, आप अपनी राजनीति करिए। परंतु जहां तक जो विदेश नीति का सवाल है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो आपने बताया और डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसके बारे में बातचीत की। वहां से आपकी देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है और वो कहते हैं जो 2002 में जो कुछ हुआ तो उसके लिए उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो बिल्कुल उसके लिए जिम्मेवार हैं। और उन्होंने बहुत सारे इतने इंटरव्यूज दिए और जो उन्होंने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी उसके ऊपर किया। अब हम जानते हैं यहां पर जो 20 साल तक इसके ऊपर बहुत केस चले हैं, बहुत ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इसके ऊपर अपना निर्णय दिया है। जो बिल्कुल जो वहां के मुख्यमंत्री थे उनका कोई इसमें आरोप नहीं है, कोई बिल्कुल पूरी तरीके से वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। और यहां तक कि जो कुछ लोग हैं जो कि ऐसी बातें मनगढ़ंत बातें उठाते रहते हैं जो इसको और आगे चलाया जाए, केस को चलाया जाए और उनके ऊपर उंगलियां लगाते रहें, उनके ऊपर ये आरोप लगते रहें, तो उनके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी बात। तो मैं ये समझूंगा जो जब अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री आई है तो हमारे देश की पूरी जनता विदाउट एनी दिस थिंग, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी का है वो अलग छोड़ दीजिएगा, आपकी सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी की, उसकी रिस्पेक्ट की आपके पास है। परंतु हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं, नहीं सच तो अभी उभर कर आया है। मतलब बीबीसी के पास ज्यादा सच है
और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसने 20 साल तक इसमें अपना मगज खपाया है, सब कुछ अपने SIT स्टैब्लिश की है, अपनी एडमिनिस्ट्रेट अपनी निगरानी में सब किया है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। DBC जो कह रही है केवल पॉलिटिक्स के लिए और किसी के लिए नहीं। ओके। और ये मैं समझता हूं जो अपने आप अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ओके, मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, मैं इस सवाल को लेकर भी आपके पास आऊंगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी इस बात से कहीं ना कहीं जो है शायद आपको लग रहा है कि इस बात से सहमत हैं कि भारत में हो ना हो, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में जो है भारत के चुनाव की तैयारी जो है शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये विदेश नीति और जो सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, इस पर जो है जो राजनीति है उसको लेकर आज जयशंकर जी को मैदान में उतरना पड़ा। आखिर इन मुद्दों पर क्यों राजनीति हो देश में? पहली बात है कि शुरुआती दौर में ही आपने संबोधन दिया अशोक जी की विदेश मंत्री राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, विदेश मंत्री राजनीतिक मुद्दों पर पहले से भी चर्चा करते रहे हैं। सुषमा स्वराज जी से लेकर के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी रहे, और पंडित नेहरू के समय से ये चर्चाएं होती है। विदेश नीति में के संदर्भ की बात है, विदेश नीति की एक प्राथमिकताएं हैं, और प्राथमिकता क्या है? विदेश नीति में जो राष्ट्रीय हित है सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और उस राष्ट्रीय हित में भी प्राथमिक हित है हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा। नहीं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं इसका एक संदर्भ भी था, वो संदर्भ ये था जो आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सुषमा जी, अटल जी, लेकिन एक संदर्भ ये भी था कि इस वक्त जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो दरअसल विदेश सेवा से ही आया, वो कोई उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। इस संदर्भ में इसको देखा जा सकता है, लेकिन ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उसके अपने मायने, आप अपनी बात रखिए। नहीं, ठीक है, आपका इस संदर्भ में यदि ये बात वक्तव्य था तो मैं इसको स्वीकारता हूं, लेकिन जो आज का उनका वक्तव्य है वो विशुद्ध राजनीतिक वक्तव्य है। आज वो उस जयशंकर की बात मैं नहीं करूंगा जो एक डिप्लोमेट थे, 11 साल पहले वो प्रधानमंत्री जी से कहीं मिले 8 साल पहले, और 8 साल के अंदर ही देश के विदेश मंत्री हो गए, भाजपा के सदस्य नहीं और संसद के सदस्य नहीं थे। तो ये उनका विकास है, व्यक्तिगत विकास है, और उस विकास को मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी के कि इस देश में कोई भी उनके पास मंत्रिमंडल में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विदेश नीति के मामलों को राजनीतिक संजीदा के साथ संभाल सके। इसलिए उन्होंने एक कूटनीतिक व्यक्ति को लाया जो चुनाव नहीं जीत सकता, जो संसद सदस्य नहीं है, जो प्राथमिक सदस्य उस समय नहीं था, फिर भी वो उनको अचानक विदेश मंत्री बनाया, उस तरह जैसे अमेरिका में होता है। अजय जी, ये टिप्पणी, अजय जी, हाँ, मैं आपको सुनिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, लेकिन ये टिप्पणी आपकी मुझे लगता है थोड़ी गैर जरूरी थी। मैं आपको हक है, नहीं सुनिए, आपको हक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, आज के संदर्भ में नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूँ सर, अजय जी, मैं कह रहा हूं आपको, आपका हक में मारने की, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस ने भी तो जो है एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव नहीं जीत सकता था उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह जी कौन सा चुनाव जीते थे आप जानते हैं, जो वो चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे थे। तो फिर इसलिए मतलब मुझे लगता है किसी की प्रतिभा को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बहरहाल जी, एकदम अच्छी बात आपने कही और अच्छा कमेंट किया है। मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि ये मुलाकात जो हुई 2011 में प्रधानमंत्री जी से, और 2019 आते आते देश के विदेश मंत्री हो गए, इस पर मैंने यह संदर्भ कहा है। मनमोहन सिंह के यदि करियर को देखेंगे तो 1991 में वो विदेश मंत्री थे, उसके बाद बड़ा लंबा उनका सफर रहा, तब जाकर वो प्रधानमंत्री के परिस्थिति में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदेश मंत्री जी कमजोर आदमी है, लेकिन अराजनीतिक व्यक्ति हैं, और आज भी उन्होंने अपनी सारी अराजनीतिकता का, जो राजनीति में एक व्यक्ति होता है उसके स्टेटमेंट और जो गैर राजनीतिक होते हैं उसके स्टेटमेंट के अंतर को मैं यहाँ पे उस अंतर्द्वंद को दिखाना चाहता हूं। उन्होंने खुद 20 अप्रैल 2020 में क्या कहा था, MEA के साइट पर क्या आया था, पिछले कुछ समय पहले जब 17वीं दौर की वार्ता चाइना से हुई तब उन्होंने क्या कहा था। यदि उन्हीं के स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कोट करेंगे तो ये कंट्राडिक्शन दिखता है। उन्होंने स्वयं कहा कि चाइना जो है यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। MEA के साइट पर जब चाइना जब आया था, हमारे LAC के अंदर में जब घुसा, उसके 2 दिन बाद बेशक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, लेकिन MEA ने खुद अपने डिपार्टमेंट के उस पे लगाया था सारा चीज कि आया है, हमारे डिस्टर्ब करने का काम किया है, यथास्थिति बदलने का काम किया है। तीसरी बात, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, कांग्रेस भाजपा से इसका कोई, मैं मानता हूं कि मामला नहीं है, ये देश का मामला है। और जब देश की बात आ जाए तो वहां मुझे लगता है सबको अपनी राजनीतिक जो दुर्भावना है उससे ग्रसित नहीं होना चाहिए।
एक बात जो उन्होंने कही कि लंदन और न्यूयॉर्क में चुनाव भारत के डिसाइड हो रहे हैं, यही बात यदि कांग्रेस का कोई व्यक्ति कर दिया होता तो आज जानते हैं क्या होता? नहीं सर, नहीं अजय जी, उन्होंने ये नहीं कहा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा डिसाइड हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है। नहीं ये भी नहीं भारत कहा। का विदेश मंत्री उन्होंने कहा चुनाव की तैयारी, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि भारत के चुनाव में ये लोग किस तरह से दखल देकर और किस तरह से प्रभावित करने की वोटर को, ये उनका भाव था। प्लीज, आप तो प्रबुद्ध प्रवक्ता है। जी जी अशोक जी, बहुत अच्छा बात आपने कही है कि क्या अमेरिका और लंदन जो है हमारी डेमोक्रेसी को प्रभावित कर सकता है, ये और वो भी कौन कह रहा है? देश का विदेश मंत्री। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश के राजनीति पर और संसदीय परंपरा पर प्रहार है। जयशंकर जी का राहुल गांधी पर प्रहार नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है ये घोर आपत्तिजनक बात है। अंतिम बात में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। वो विदेश मंत्री हैं देश के, और ठीक है कि मैं विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र का हूं, मैंने भी गल्फ पर पढ़ाई की और गल्फ पर ही मेरी किताब और आई है। मैं डिप्लोमेसी का छात्र पूर्णतः नहीं हूं। विदेश मंत्री जी भी जेएनयू से हैं और हम उनके जूनियर छात्र के तौर पे वहां रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि गल्फ का जो हमारा रिलेशन रहा है वो मनमोहन सिंह के समय में हाइट पर था। जो ट्रेड की बात यदि हम करेंगे, जो दोनों देशों के आपसी संबंध की बात करेंगे, हाँ ठीक है, जाकर के हम गला मिल सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हम दौड़ा कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रमों की बात करेंगे तो और एक बात उन्होंने भी कही कि सबसे हाइट पर हैं। हाँ। नेपाल से संबंध आपके क्या है, भूटान से संबंध क्या है, बांग्लादेश से क्या है, श्रीलंका से क्या है? अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, संसदीय प्रणाली पर आप प्रश्न लगा रहे हैं कि हम अमेरिका और न्यूयॉर्क हमको हमको प्रभावित करेगा। ओके अशोक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि ये जो है संसदीय परंपराओं को हम एक तरह से बात कर रहे हैं जब इस तरह की बात करें? क्योंकि आपने भी शुरुआत में जो स्टेटमेंट दिया लग रहा था, नहीं अशोक सज्जनार जी ने भी जो बात की उससे मुझे लग रहा था कि वो भी सहमत है कि हाँ, भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जो है कुछ बाहरी ताकतें कर रही हैं। जी अशोक जी। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो है ना, ये जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा, ये बाहर से चाहे जॉर्ज सोरोस हो या बीबीसी कमेंट्री हो, ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और नैरेटिव बनाकर वो जो इनका प्रभावित करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर ने, ही इज, ये जो जॉर्ज सोरोस हैं, ही इज ओल्ड, ही इज ओपिनियनेटेड, ही इज रिच। अगर इतना ही होता तो उसको वो छोड़ देते, बट ही इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। उसने कहा है मैं $1 बिलियन दूंगा, $1 बिलियन, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का साफ नाम लिया। जो ऐसे नेशनलिस्ट हैं उनको मैं सत्ता से हटाना चाहता हूं। अब $1 बिलियन देंगे, यहां पर आपके एनजीओ बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं आज NIA रेड्स भी हुई हैं बड़ी इधर उधर, तो वहां पर आपके पैसे आएंगे और पैसे से आप दंगे करवाएंगे, जैसे कि यहां पर चाहे वो फरवरी 2020 में हुआ हो, और प्रकार का करेंगे जिससे कि यहां पर अस्थिरता आए देश में। दूसरी बात देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अभी ने कही, मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहता हूं, वो तो कहते हैं मैं गल्फ पढ़ा हूं वगैरह वगैरह। अगर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, मैं कहूंगा बहुत ही सफल है हर तरीके से, और मैं बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, राजी हूं उसके लिए। और अगर एक क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा सफल रही है, वो है गल्फ एरिया। देखिए, गल्फ एरिया का मेरे विचार से कोई ऐसा देश नहीं होगा अशोक जी जिसने अपना सबसे बड़ा खिताब प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया हो, क्योंकि हमने अपने वहां से, अब देखिए, केवल इट इज नॉट ट्रेड, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, हमारे लोग नहीं है, हमने सिक्योरिटी के ऊपर, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमने FTA साइन किया है, हमने I2U2 किया है, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, हमने 4 देशों का, जैसे अब वेस्टर्न क्वाड कहा जाता है। हमारे जो संबंध इनके साथ बड़े हैं, पहले होता था जो पाकिस्तान की पूरी इनके ऊपर वो एक शिकंजा फंसा हुआ था, पाकिस्तान के शिकंजे से वो नहीं निकल पा रहे थे। परंतु अब ऐसा है, पाकिस्तान को आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए हैं। ना पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया पैसा देने के लिए तैयार है, ना UAE। भारत के साथ वो आना चाहते हैं, भारत के साथ काम करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो इन्होंने कहा है, देखिए श्रीलंका को $3.8 बिलियन वी हैव गिवन, दे आर, मैं वहां श्रीलंका जाता रहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपके कांग्रेसी प्रवक्ता कब गए हैं, मैं वहां पर अभी था, और जितना ज्यादा दे फील ग्रेटफुल टू इंडिया, वो बिल्कुल पहले तो था
जो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उसमें चीन के शिकंजे में आए थे। आज ऐसी बात नहीं है। जो मालदीव्स है 2012 में वहां से जीएमआर को हटाकर निकाल दिया गया था। ओके। वहां पर अब हमारे जब 2018 में इब्राहिम सोली वहां पर अपनी ओथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी वॉज दी ओनली वर्ल्ड लीडर जिनको इनवाइट किया गया वहां पर। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, आई थिंक दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। एज फार एज भूटान इज कंसर्न, डोकलाम का क्या हुआ, आई थिंक दैट सेंट अ वेरी राइट मैसेज टू देम। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में हिज फर्स्ट विजिट आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वाज टू भूटान। हमारे जो विदेश मंत्री हैं 2019 में जब वो बने विदेश मंत्री, उनकी पहली विजिट भूटान में थी। वी आर गिविंग द ग्रेट इंपॉर्टेंस। नेपाल की आखिर में बात करूंगा। नेपाल में जब प्रधानमंत्री मोदी गए अगस्त 2014 में, ये पहली अशोक जी वाज अ बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 17 इयर्स। आप सोचिए, जो आप कैसे बोलते हैं, जो आपके नेबर्स के साथ आपके संबंध अच्छे थे, जब आप 17 साल नेपाल में हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए बायलैटरल विजिट। जब वो गए 2015 में श्रीलंका गए, कोलंबो गए, दिस वाज द फर्स्ट बायलैटरल विजिट आफ्टर 32 इयर्स। ओके। ये किस मुंह से बात करते हैं जो आप हमारे संबंध अच्छे थे और अब हमारे संबंध। ओके ओके ओके, मैं इस पर आऊंगा क्योंकि विदेश मंत्री की समझ पर भी राहुल जी ने सवाल उठाया था, लेकिन मैं सिर्फ एक टिप्पणी छोटी सी कर रहा हूं। अजय जी, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं अशोक सज्जनहार जी जो अपने बातें, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि आप अब उसको रिबटल करने का मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब अशोक जी बोल रहे थे तो आप लगातार हंस रहे थे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ये रूड है। मुझे लगता है इससे थोड़ा बचना चाहिए, इससे थोड़ा। अशोक जी हंसने पर प्रतिबंध मत लगाइए। नहीं, मैं हंसने में नहीं, मैं इसलिए प्रतिबंध मैं प्रतिबंध नहीं सर, मैं बिल्कुल प्रतिबंध लगाने वाला मैं कोई नहीं हूँ। अजय जी सुनिए, मैं प्रतिबंध लगाने वाला कोई, लेकिन ऐसे नहीं होगा डिबेट। यदि ऐसे आप करेंगे डिबेट तो कैसे होगा? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैंने हंसने पे गाली तो नहीं दिया। सुनिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए अजय जी। आपने अरे प्लीज अजय जी, जगह हो तो अजय जी आपको ही बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं, उस अशोक जी की बात कर रहा हूं। मेरी बात तो जल्दी राज्यपाल का मैं वो करूं, वो दूं, उनको शुभकामना दूं कि जल्दी राज्यपाल हो जाए। तो अब इस पर आप कहेंगे कि मैं व्यंग कर रहा हूं। यही दिक्कत है अशोक जी। दिस इज मैं समझता हूं जो ये नेपाल पे भी कर रहे हैं कि नेपाल के संबंध भारत से आज क्या है, पूरा देश मैं क्यों हंसूं? ashamed of himself जो वो ऐसा कमेंट करते हैं। And I think अशोक जी, it is your responsibility. You should make certain that you do not allow such comments. प्लीज दोनों की आवाज रोक दीजिए। देखिए, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात गंभीरता से सुनिए प्लीज। मैं किसी के हंसने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं अजय जी, बिल्कुल नहीं। आप गोपाल जी बात करें, आप गोपाल जी की बात पर हंसे, मेरी बात पर हंसे। मुझे लगता है और विदेश नीति में, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आपको लगता है कि उनकी बात राजनीतिक हो सकती है, लेकिन अशोक सज्जनहार जी भी भारतीय विदेश सेवा में लंबे समय तक, और जब कोई विदेश सेवा में होता है ना, तो अजय जी मैं नहीं जानता, मेरे जो अशोक सज्जनहार जी हैं वो पिछले 8 साल से विदेश सेवा में, 9 साल से थोड़ी है, जब से जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वो तब भी भारतीय विदेश सेवा में रहे होंगे, देश को सर्व कर रहे होंगे जब आपकी सरकार थी सर। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और उसके पहले जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तब भी सर्व किया होगा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप उनकी बातों से नाइत्तेफाकी रख सकते हैं, आप उनको काउंटर कर सकते हैं। मैं आपको समय दूंगा, बिल्कुल आपको उनको काउंटर करने के लिए भी समय दूंगा। आप उनकी बात को काउंटर कीजिए, बताइए कैसे वो गलत कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई अगर रक्षा विशेषज्ञ हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दरअसल देश की सीमा पे सर्व कर चुका हो, जो विदेश उसमें सर्व कर चुका हो, उसकी बात को सुनकर रिबटल करना चाहिए, लेकिन हंसना नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ इतना था। गोपाल जी और मेरी बात पे आप खिलखिला के हंसिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, ना मैं आपके हंसने पर सिर्फ रोक लगाऊंगा। मेरा इतना निवेदन था। निवेदन स्वीकार करना ना करना ये आपकी इच्छा पर है। आप इसके बाद भी अशोक जी जब बोलेंगे तो आप हंस सकते हैं। मैंने अपनी बात कही। मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग मर्यादा में डिबेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ब्रेक ले रहा हूं। गोपाल कृष्ण जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसूर सैंडल सोप। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर। जी हाँ, आज का विषय इसलिए जयशंकर इसलिए क्योंकि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब तक जो है राहुल गांधी विदेश नीति को लेकर, चीन के मसले पर जो तमाम हमले करते रहे हैं उनको लेकर आज पलटवार किया। राहुल गांधी के 100 बार एस जयशंकर ने किया पलटवार। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़े हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हैं कांग्रेस से, अशोक सज्जनार जी जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और ऋषि शंकर मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मैंने जो ब्रेक पे जाने से पहले अपना एक निवेदन किया था कि हम गंभीरता से एक दूसरे को सुने और तर्कों के साथ उसकी बात रखें, हंसी में ना उड़ाए। इस पर जो है डॉक्टर अजय उपाध्याय आप बोलिए। जी अशोक जी, मैं आपका भी और दोनों अशोक जी का बड़ा मान सम्मान करता हूं। वो बहुत ही रियल बात है, विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन जो उन्होंने नेपाल पे अपना विश्लेषण दिया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको इस बात का संदर्भ समझना चाहिए। पिछले 8 सालों में नेपाल का क्या हालात है भारत के साथ संबंधों में। इतना एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश जो बहुत प्यारा देश है और हमसे बड़ा पुराना रिश्ता है, वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। संदर्भ में आपने देखा है सीमा पर उत्तराखंड से लेकर के, और हम जहां से हैं, हम सीमा के ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, चंपारण हमारा बॉर्डर मिलता है और हम लोग आते जाते हैं, बेटी रोटी का हमारा संबंध रहा है। वो संबंध टूटने के कगार पर रहा है। तो ये एक संदर्भ है जिस पर देश के लोग हंस रहे होंगे, ऐसा एनालिसिस आप करेंगे। दूसरी बात, हंसी का संदर्भ आप उनके व्यंग पर न लीजिए, लेकिन ये जरूर है, जब आप एक कह रहे हैं कि एक राजनयिक इतने वर्षों से हैं, तो राजनयिक तो जयशंकर जी भी थे। लेकिन आप देख रहे हैं आज किस तरह का बयान दे रहे हैं, जो भारत के डेमोक्रेसी पर ही प्रश्न लगाना चाह रहे हैं। उस तरह बहुत सारे लोग आजकल राजनयिक लोग आ रहे हैं, जो विश्लेषण करते करते उनको गवर्नर बनने की इच्छा हो जा रही है। अब जब देश के बहुत सारे लोग गवर्नर आजकल सर ठीक है सर, ये परंपरा भी सर, ये परंपरा भी तो सर आप ही की सरकारों ने शुरू की कि किसी को गवर्नर बना दो, किसी को कुछ बना दो, तो इसलिए उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है प्रतिभा देख करके अगर किसी भी व्यक्ति में कोई कहीं से भी हो, अगर उसमें प्रतिभा है तो उसमें प्रतिभा है तो उसको कहीं ना कहीं उस प्रतिभा का उपयोग देश की बेहतरी के लिए हो, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं तो आपने कहा मैं तो दुआएं देता हूं, मैं तो खुद कहता हूं कि अशोक जी कहीं के जो है उपराज्यपाल बने, राज्यपाल बने, कुछ बने, तो मुझे लगता है कि वो देश के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी और अच्छे आदमी है। दिशा वो तो तय नहीं करेंगे। बहरहाल डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन जो है अजय जी ने कहा था, मेरा सवाल गोपाल कृष्ण जी से है। अजय जी कह रहे थे कि भाई जिस तरह से बीबीसी को लेकर और जो है जॉर्ज सोरोस को लेकर ये जो बयान दिया विदेश मंत्री ने, उन्होंने कहा कि भाई भारत के चुनाव जो हैं वो जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चुनावों की तैयारी जो है वहां शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये तो डेमोक्रेसी देश की है, उस पर एक तरह का प्रहार है। ऐसी बात विदेश मंत्री को नहीं करनी चाहिए।
आप म्यूट पर हैं जी। देखिए अशोक जी, मैं दो तीन बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नरेशन की टाइमिंग हमें देखना बहुत जरूरी है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर वो नरेशन है, फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और उसका पर्पस क्या है, अगर हम चीजें नहीं देखेंगे तो हमें उसकी सही इम्पैक्ट उसका नहीं पता चलेगा। आप देखिए 22 साल बाद कोई इशू को उठाना बीबीसी को, वह एक अलग इशू है, क्यों उठाया, क्या किया। दूसरा समस्या यह है कि उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस जो एक इकोसिस्टम, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक देश में एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, और वह इकोसिस्टम ग्लोबल लेवल पे जो उसका नेक्सस है वो भारत में जो दिखता है अपोजिशन के लिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप देखें ग्लोबल लेवल पे लेफ्ट लिबरल ये पूरा इकोसिस्टम है, बड़े बड़े अखबारों को ले लीजिए, बड़े बड़े वो लोगों को ले लीजिए, किसी ना किसी बात को लेके भारत के स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडरशिप को वो क्वेश्चन करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोगों का कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा कि आउटसाइड उन कंट्रीज के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में कोई स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडरशिप उभर के आए, या चाहे इकोनॉमिक पावर के अंतर्गत वो काम करते हैं, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अंतर्गत काम करते हैं। अदरवाइज जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को भारत के पार्लियामेंट में भारत के प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, इसके ऊपर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने की, लेकिन कांग्रेस का जो उनको सपोर्ट है यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह लोग, उन्हें चाइना क्या कह रहा है भारत के बारे में, इस पे तो कांग्रेस विश्वास। ने सपोर्ट कहाँ किया? कांग्रेस जयराम रमेश ने तो कहा कि हम जॉर्ज सोरोस की बात का सपोर्ट नहीं करते। मुद्दे उनके वही हो सकते हैं, मुद्दे वो उठा रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने काम, मैं कह रहा हूं सपोर्ट इसलिए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सलिल शेट्टी ने। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। उनके पूरे ट्विटर हैंडल पे अशोक जी आप चले जाइए, आपको पूरा एंटी मोदी, एंटी, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट को आप देख लीजिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेके देख लीजिए, फार्म लॉस के ऊपर उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इन सारे स्टेटमेंट में वो पूरी तरह से कश्मीर के ऊपर देख लीजिए, पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव को सपोर्ट करते, को प्रमोट करते हुए वह पूरा काम करते हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसके प्रमोटर जॉर्ज सोरोस हैं, वो फंडिंग भी करते हैं। शाहीन बाग में सलील शेट्टी ने भाषण दिए और उन्होंने एंटी मोदी और एंटी इंडिया वहां पे नारे लगवाने में सपोर्ट किया, और वह भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मजबूती से उसके साथ घूम रहे थे, चल रहे थे, और वह सपोर्ट कर रहे थे। फंडिंग की बात है तो। और तीसरी बात अशोक जी यह भी महत्वपूर्ण है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चाइना के साथ हमारे डिफरेंस हो, बॉर्डर पे लड़ाई की बात हो, चाहे पाकिस्तान के जो टेररिज्म के ऊपर अटैक हो, इन सारी चीजों में, चाहे जो गुजरात में गोधरा कांड के ऊपर बात हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिए, उसके उनको नहीं वो विश्वास करेंगे। कांग्रेस फौरन बीबीसी पे विश्वास करेंगे, जॉर्ज सोरोस पे विश्वास करेंगे, चाइना ने क्या कहा उस पे बोलेंगे, पाकिस्तान जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन कर रहा, तो यह जो बात है। और फिर बात क्या करेंगे कि भारत की डेमोक्रेसी पे जो वैलिडली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है उनकी, उसको तो डिनाउंस करेंगे और कहेंगे कि भारत की डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है। ओके, मेरा विषय सिर्फ वो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कंटेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो चाहे जॉर्ज सोरोस हो या बीबीसी हो, इस पर ये मेरा विषय सिर्फ इतना नहीं है, लेकिन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ठीक है, आपने कंटेक्स्ट में बात रखी, मैं उसके लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विषय और भी बड़े सारे हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में उठाए थे, इसलिए जाहिर सी बात है मैं अजय जी और अशोक सज्जनार जी आप दोनों को मौका दूं, लेकिन उससे पहले ऋषि शंकर मिश्रा। ऋषि मिश्रा जी, क्या इस तरह से विदेश मंत्री ने जो इंटरव्यू दिया उसको लेकर के कई सवाल जो है डॉक्टर अजय उपाध्याय ने उठाए, लेकिन अगर सवाल उठाए जा रहे हैं विदेश नीति को लेकर, सवाल उठाए जा रहे हैं चीन को लेकर, अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि चीन से जो है डरते हैं, ये कहा जा रहा है कि भारतीय विदेश सेवा के लोग जो है वो अब अभिमानी हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं, तो किसी को तो जवाब देना ही था, दिया, तो क्या गलत किया? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपने बातों को रखना, और विदेश मंत्री तो एक महत्वपूर्ण
पोर्टफोलियो होता है, तो अपनी बातों को तो रखेंगे। देखिए अशोक जी, ये मेरा मानना है, चाहे विदेश नीति हो, देश का रक्षा नीति हो, कूटनीति हो, उसमें चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सबका सुर जो है एक होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, चाहे भाजपा सत्ता में हो या कांग्रेस सत्ता में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो फिर बीजेपी का इस प्रकार का रिस्पॉन्स होता है, या अभी भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस इस प्रकार का रिस्पॉन्स देती है। आपने अजय उपाध्याय जी को सुना। हद तो तब हो जाती है कि एक नेता, खासकर जो एक बिहार से नेता आते हैं, जेडीयू के नेता, उन्होंने तो पाकिस्तान को लेकर कह दिया कि हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान से डरती है। तो इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो देश का जो एक पर्सपेक्टिव होता है, खासकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर या सुरक्षा नीति को लेकर, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। और मेरा ये मानना है अशोक जी, खासकर फॉरेन पॉलिसी और सुरक्षा नीति पे सरकार और विपक्ष का सुर एक होना चाहिए, और इस एक सुर बनाने में कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों की जिम्मेवारी है। यदि विपक्ष को किसी बात को लेकर मतांतर है या वो डिफरेंसेस है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, उसमें सभी पार्टी को आमंत्रित करे, और जो डिफरेंसेस है वो बंद कमरे में ही सॉल्व हो जाए, ना कि इस प्रकार का आप बयान दें। नंबर 1। नंबर 2, जॉर्ज सोरेस ने जो बयान दिया है, और अजय उपाध्याय जी, यदि इसमें उन्होंने जितने वक्तव्य दिए उसमें जॉर्ज सोरेस को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड था, यदि वो रख देते तो बहुत बेहतरीन होता। मुझे इस बात की खुशी है अशोक जी कि जॉर्ज सोरेस ने जो बयान दिया उस पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल सही था, और उन्होंने कहा कि जयराम रमेश का जो बयान आया कि हमारा ये इंटरनल मामला है, और इंटरनल मामले में जॉर्ज सोरेस बोलने वाले कौन होते हैं, जॉर्ज सोरेस कौन होते हैं, उन्होंने उनके बयान का बिल्कुल निंदा होना चाहिए कि एक बाहरी व्यक्ति, एक मिनट गोपाल जी रुकिए। हाँ, जी। एक बाहरी व्यक्ति ये कह रहा है कि वर्तमान सरकार को डिस्टेब्लिश करने के लिए हम इतना खर्च करेंगे। आप कौन होते हैं हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे या हमारे इंटरनल मैटर पे बोलने वाले? हमारे यहाँ कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो बोलेंगे। तो ये तो देश के चुनाव का मतलब, ठीक है, अजय जी ने अभी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनको लगता है ये देश, जो विदेश मंत्री का बयान है, वो दरअसल डेमोक्रेसी, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से उनको उसमें, लेकिन मुझे तो लगता है कि किसी को भी इस तरह का पैसे का अपनी थैली खोलना, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या ये बीबीसी की इस फिल्म की टाइमिंग पे सवाल नहीं उठना चाहिए? मैं कह रहा हूं कंटेंट आप एक बार छोड़ भी दे, अचानक से बीबीसी, तो टाइमिंग तो 2024 की तैयारी तो लग रहा है कि 2024 में जो है बीजेपी या नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एक दुनिया में कुछ ताकतें हैं, वो एकजुट होकर जो मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं कि भाई इनको हराना है। अब कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बात है ना, उन्होंने तो अपनी मंशा साफ कर दी ना कि वो नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, उसके लिए अपने थैलियां भी खोलेंगे और उसके लिए अपना एजेंडा भी चलाएंगे। नहीं, देखिए, मैं इस कांग्रेस के स्टैंड से बिल्कुल सहमत हूं कि जयराम रमेश साहब ने जिस प्रकार से उनको, एक शब्द मैं यूज करूं, लतियाया जॉर्ज सोरेस को, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात ये मानना होगा अशोक की, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, या बीजेपी सत्ता में हो विपक्ष में हो, इस प्रकार के बयान आते रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, इस पे एक सुर होना चाहिए। जो भी डिफरेंसेस हैं आप मिलजुल के इसको सॉल्व कीजिए। इस पे दो स्टैंड आएंगे, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारे देश के जो सवाल अशोक सज्जनार जी आपसे, आपका लंबा अनुभव रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं कि आपने, जाहिर सी बात है, अभी मोदी रिजीम में नहीं, आपने उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिजीम में भी काम किया, और मेरे ख्याल से अटल जी और उसके पहले की रिजीम में भी काम किया। क्या आपको लगता है कि विदेश नीति जैसे मसलों पर एक मत अगर रहता है तो उससे देश की जो नीति है उसको जो स्टैब्लिश करने में, या फिर बाकी जो उसको प्रभावशाली बनाने में क्या ज्यादा मदद मिलती है? क्या नहीं, यकीनन मदद मिलती है, बहुत ही उससे सुदृढ़ता मिलती है। परंतु अगर आप मुझे इजाजत दे अशोक जी, उससे पहले मैं एक वो रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, वो नेपाल का जो कमेंट किया था, पर उससे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने जो शुभकामनाएं दी अपनी, तो क्योंकि आपसे मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूं, बहुत अच्छी तरह हम एक दूसरे को जानते हैं, पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने जो देने का प्रयास किया, मैं उसको टोटली रिजेक्ट करता हूं, बिकॉज हिज जो उनकी
शुभकामनाएं जो वो कह रहे हैं, दैट वाज एक्चुअली एन अटैक एन एक्सप्रेशन ऑन माय इंटेग्रिटी एंड आई डोंट टेक इट। आई थिंक उनका सिनिकल बड़ा कमेंट था, जो कि अगर अवॉइड करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। नेपाल की जहां तक बात है, देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर 2014 में अगस्त में, फैक्ट्स में आप बात करिए, डोंट टॉक अबाउट ऐसे हंसने वगैरह से ना तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ना तो आपके जो वक्तव्य है उसमें ठोस आएगा। 2 दिन की वहां पर अशोक जी छुट्टी कर दी गई थी नेपाल में, क्योंकि वहां पर भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं 17 साल के बाद। उसके बाद जब वहां पर केपी शर्मा ओली आए तो हमारे यहां से जब गए थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर थे तब विदेश सचिव थे, और क्योंकि मधेसियों की जो पोजीशन है उसको अच्छी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए उनको कहा गया। केपी शर्मा ओली अपने आप प्रधानमंत्री बनकर आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत के साथ जो ऐसे संबंध थे उनको खराब किया, उनके विरुद्ध, भारत के विरुद्ध उन्होंने काम किया। अभी मैं कहूंगा जो पिछले 8-9 साल में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कम से कम 5 बारी गए हैं नेपाल में, और उसकी अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है। और अब मैं समझता हूं जो हमारे जो संबंध हैं नेपाल के साथ बहुत ही एक सतह पर हैं, बैलेंस्ड हैं और आगे अग्रसर हो रहे हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, जैसे कि और भी देशों के साथ मैंने आपको अभी उदाहरण के साथ बताया था। जहां तक आपने पूछा जो ये अगर विपक्ष और सरकार एक ही उसके ऊपर अगर बोलती है तो बिल्कुल यकीनन सुदृढ़ता मिलती है। मैं आपको 1971 का एक एग्जाम्पल दूंगा, जब बांग्लादेश वो युद्ध हुआ था, तो तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये उनके विरुद्ध नहीं कहा, इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं कहा जो उनके प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके साथ मिलकर कहा, और इससे पूरे दुनिया में जो भारत का वो है रुतबा है बढ़ता है। अब 1990 में देखिए नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया। तो जहां जहां ये साथ मिलकर काम करते हैं देश को और सक्षमता मिलती है। मैं ये एपॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मैं किसी ऐसे नहीं कर रहा हूं जो किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया किसने नहीं किया वगैरह, परंतु ये देश की आगे बढ़ते हुए देश की साख के लिए, देश का जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में उसको बढ़ाने के लिए अगर विदेश नीति और सुरक्षा नीति वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों साथ मिलकर काम करें तो देश के लिए बेहतर होगा, उन सबके, उन दोनों के लिए भी बेहतर होगा। मेरे विचार से विपक्ष की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर विपक्ष ये कह देता जो ये बीबीसी कमेंट्री है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, मेरे विचार से उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती। ओके, आपने कुछ उदाहरणों का जिक्र किया, लेकिन एक उदाहरण और जो आज के संदर्भ में वो भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था जो है नवाज शरीफ ने, और उस वक्त जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और उस वक्त जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने इसका विरोध किया था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम मनमोहन सिंह जी के साथ हमारे जो भी वो है, जो भी उनके साथ मतभेद है वो घर के मतभेद है, आपको इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को बोलने का कतई हक नहीं है। तो मुझे मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा और दे दूं, एक छोटा सा उदाहरण जी जल्दी। देखिए जब हमारी भारत और अमेरिका के बीच में इतनी तनातनी हो रही थी, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था यूनाइटेड स्टेट्स से, और उन्होंने कहा था, ये मोदी साहब तब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने कहा जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और
फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दो टूक आप देख रहे हैं। जयशंकर आज हमारा विषय है और एस जयशंकर, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर का जो इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर जो है राहुल गांधी के जो वार अब तक होते रहे उस पर पलटवार किया। उन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो मेरे पास समय कम है, जल्दी जल्दी सब लोग अपनी बात इस राउंड में रखें। पेंगोंग झील पर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात रखी। उन्होंने कहा भी 1958 में पहली बार आए थे चीनी वहां, और उसके बाद जो है 62 की वॉर के बाद वो इलाका जो है चीन के कब्जे में है। अब चीन के कब्जे में, चीन ने वहां पुल बना लिया। अब उसके लिए जो है दोष दिया जाता है नरेंद्र मोदी को। तो ये कैसे चलेगा? अशोक जी, एक घोर आपत्तिजनक शब्द आज उन्होंने उपयोग किया है और ये करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट हमारी 3 से अब 3 पर आ गए हैं, पहले हम 8 से और आगे तक करते थे, डेप्सांग पर भी या पेंगोंग पर भी, वो सारी चीजें अब इन्होंने समर्पित कर दिया कि अब तो चाइना का हो गया है। तो आप खुद दे रहे हैं उनको क्लीन चिट। ये तो अपने आप में मैं तो उस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। एक मिनट, मैं कोई क्लीन चिट देने वाला कौन होता? मैं तो कह रहा हूं उन्होंने एक फैक्ट रखा। आपने विदेश मंत्री की बात, नहीं, हाँ तो ठीक है, उन्होंने एक फैक्ट रखा ना, 62 से अगर वो चीन के कब्जे में, तो हाँ, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। नहीं, आप मुझ पर भी कहिए बोलने के लिए। नहीं, आप पर क्यों कहूंगा? जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ विदेश मंत्री की समझ पर मुझे तरस आ रही है कि जिन जगहों पर हम जाते थे, हम पेट्रोलिंग करते थे, जहां एरिया जो था हमारा भी उस पर, सर वही तो वो कह रहे हैं, जाते ही नहीं थे 62 के बाद से। अभी तक उसी पर स्टेटस को की बात, और क्यों किस बात पर वार्ता हो रही है? अभी तक जहां हम पेट्रोलिंग करते थे वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पेंगसो झील की बात हो रही है, आप बताइए ना आज कहां हम आ गए हैं? हम 3 पर आ गए हैं। हमारी गोपाल जी आ रहा हूं। खसकना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथी, हमारे सम्मानित विदेश राजनयिक हैं, रियल में उनका सम्मान अशोक जी का करता हूं। अशोक जी, पक्ष और विपक्ष की बात है, सरकार का भी बहुत दायित्व बनता है और विपक्ष का काम है विदेश नीति पर कुछ सरकार को दिशा निर्देश देना, विरोध नहीं होता है। 1962 में जब चाइना हमला कर रहा था तब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था और वाजपेयी जी बोल रहे थे। ओके, गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि जिन जगह पर पेट्रोलिंग, सर मेरे पास समय कम है। सिर्फ 10 सेकंड बोलिए जल्दी से। मुंबई में हो रहा था तब मोदी जी वहीं सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये एक तरफा जो ओके, गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहा है कि जिस जगह पे पेट्रोलिंग करते थे एक तरह से क्लीन चिट दे दी। अजय जी रुकिए, गोपाल जी बोलिए। हाँ, देखिए अशोक जी, 1962 में जिस तरह नेहरू जी के नेतृत्व में उस समय सरेंडर हुए थे, उसके ऊपर बहुत चीजें विषय आ चुके हैं, दोबारा मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं, वर्तमान में चाइना अपने साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था, उसने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया था। पहली बार जब 2014 में हमारी सरकार आई तो एक फोकस तरीके से 16 जो बॉर्डर रोड्स बनाए गए। अरुणाचल में नहीं बसाया था जो आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर चाइना ने नहीं उतरने दिया, हेलीकॉप्टर चाइना ने नहीं उतरने दिया, वो लौट गए। हमारे टाइम पे 9 किलोमीटर का पुल जो था अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा पे बनाया गया अरुणाचल को कनेक्ट करने के लिए। जो बॉर्डर पे जो पहली बार लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ पीस टाइम में जो फोर्सेस का हुआ वो इस बार हुआ। जिस तरह से चाइना ने स्किर्मिश किए उसको आंसर देने का काम वर्तमान में हमारी मिलिट्री ने किया। तो यह एक मार्क डिफरेंस है। उसके कारण जो चाइना में और हमारे अंदर डिफरेंस है, उसका मेन प्रॉब्लम्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसका कल्प्रिट कांग्रेस है। उसको जो 25 दशक पहले करना था वो अब सर अशोक सज्जनार जी, बहुत संक्षेप में आपसे, क्योंकि ये बात उठी थी, बार बार किया उठा था कि भारत की जो विदेश जो राजनयिक हैं या भारत की जो वो अधिकारी हैं वो अभिमानी हो गए हैं और वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। पर दूसरी तरफ एक मिनट गोपाल जी रुकिए गोपाल जी, दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा मानता है कि जब जिस तरह से आज दुनिया को पलटवार किया जा रहा है, अभी तो जो उन्होंने यूरोप को लेकर के बयान दिया था, जर्मनी ने भी उसकी प्रशंसा कर दी एस जयशंकर के बयान की, कहा बिल्कुल ठीक है, यूरोप अपनी प्रॉब्लम को पूरी दुनिया की प्रॉब्लम समझता है, तो आज जर्मनी भी उसके पक्ष में आ गए। तो आपको लगता है ये जो है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बदली
बदली हुई जो विदेश नीति है ये ज्यादा सही है, ये भारत के हक में है, हित में है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं ये कहूंगा जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा यूरोप की राजनीति के बारे में बिल्कुल ठीक था। उससे ज्यादा बढ़कर जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इनको, राष्ट्रपति पुतिन को समरकंद में, जो टुडे इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, आपने देखा होगा G20 में सभी देशों को साथ में लाने के लिए और G20 बाली डिक्लेरेशन को पूरा करने के लिए वही प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्तव्य था उसी को सामने लाया गया, उसी को आगे लेकर चलाया गया और तभी वहां पर हम एक समन्वय ला पाए हैं सभी देशों के बीच में। ओके, चलिए समय इतना ही है, माफी चाहूंगा ऋषि जी, आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन समय फिलहाल इतना, इसमें कोई दो राय नहीं। जयशंकर ने जो आज पलटवार किया वो शायद उनको लगता है जरूरी था और इसीलिए आज उन्होंने ये तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मैं पहले ही कह चुका हूं, राहुल के वार हैं, जयशंकर के पलटवार हैं, किसमें कितनी धार है ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन तमाम मुद्दों पर हमने जो फैक्ट्स है वो आपके सामने लाने की कोशिश की। दो टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।